एक छोटे से गांव का नाम था सरगांव। गांव चारों ओर से हरियाली और खेतों से घिरा था। मिट्टी की खुशबू और सुबह शाम की चहल पहल ही इस गांव की पहचान थी। और इसी गांव में रामशरण प्रसाद का घर था। रामशरण प्रसाद एक ईमानदार और साधारण किसान थे। और रामशरण का परिवार बहुत साधारण था। उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटा छोटू जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था, और उनकी सबसे बड़ी शान उनकी बेटी गौरी। गौरी बचपन से ही होशियार और संस्कारी लड़की थी। गांव के स्कूल में उसने हमेशा अच्छे अंक लाए। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो पढ़ाई पूरी करके अफसर बनना चाहती थी। गौरी की माँ अक्सर कहा करती थी, हमारी गौरी पढ़ लिखकर बहुत बड़ा नाम करेगी। ईश्वर ने हमें संतान के रूप में बहुमूल्य रत्न दिया है। गौरी के पिता को एक ही चिंता सताती थी कि बेटी चाहे कितनी भी पढ़ ले, समाज की नज़र में उसकी कीमत दहेज से तय होती है। यही डर मुझे खाए जा रहा है। सावित्री चुप हो जाती, क्योंकि ये सच था। गांव समाज में शादी का पहला सवाल यही होता, लड़की के पिता कितना दहेज देंगे। लेकिन गांव की परंपरा ऐसी थी कि जब बेटी की उम्र 20-22 साल होती तो रिश्ते आने लगते, और रिश्तों के साथ आती दहेज की मांग। कुछ दिन बाद गौरी की बुआ घर पर आती है और कहती है कि भैया, रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का सरकारी नौकरी में है, लेकिन क्या बहन? भैया, दहेज की मांग है 15 लाख रुपए और एक कार मांग रहे हैं। बहन, मैं एक मामूली किसान हूँ। हमारी हैसियत इतनी कहाँ। 15 लाख तो हम पूरी जिंदगी में भी नहीं जोड़ सकते। तो फिर कोई और लड़का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अच्छे लड़के सस्ते में नहीं मिलते भैया, दहेज तो देना ही पड़ेगा। गौरी की बुआ के जाने के बाद रात को घर का माहौल बहुत चिंतित था। और तभी गौरी अपने माता पिता से कहती कि अगर कोई मेरी पढ़ाई, मेरे गुण को न देखकर सिर्फ दहेज देखता है तो उससे शादी करने का कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसे रिश्ता नहीं चाहिए। बिटिया, समाज अकेली लड़की को जीने नहीं देता। तुम्हारा जीवन तो कहीं न कहीं शादी से ही जुड़ा है। पर माँ, मैं दहेज के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर कुछ दिन बाद दूसरा रिश्ता आया। इस बार मांग थोड़ी कम थी, 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल। तभी रामशरण अपनी पत्नी को बोलता है कि 5 लाख का इंतजाम शायद कर्ज लेकर हो सकता है। बेटी की शादी के लिए कुछ तो करना ही होगा। क्या हम अपनी पूरी उम्र की कमाई और सम्मान इस दहेज की आग में झोंक देंगे? रामशरण चुप रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रामशरण जमीन गिरवी रखने चले गए जमींदार के पास, और आखिरकार दबाव में आकर गौरी की शादी उसी रिश्ते में तय कर दी गई और 5 लाख रुपए का इंतजाम भी कर दिया। थोड़े दिन बाद गौरी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े, बारात, जयमाला, सब कुछ वैसा ही था जैसा समाज चाहता था। शादी के बाद गौरी का जीवन जैसे एकदम बदल गया था। मायके में वो हंसती खेलती सपनों से भरी एक लड़की थी। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही उसने देखा कि वहाँ हर चीज दहेज के चश्मे से देखी जाती है। विवाह के पहले दिन ही जब गौरी ने ससुराल की चौखट लांघी तो उसके दिन में बहुत सपने थे। नया घर होगा, नए लोग होंगे, मैं सबको अपनेपन से अपना लूंगी। पर उसे जल्दी ही ये एहसास हो गया कि सपनों और हकीकत में बहुत फर्क होता है। और सबसे ज्यादा दर्द देने वाला उसका पति अमित था, जिसे उसने सोचा था कि उसे सहारा मिलेगा, पर वही सबसे पहले टूट गया। पहली ही रात अमित ने कहा, गौरी, मुझे तो लगा था कि तुम अपने साथ कार और गहनों से भरा दहेज लेकर आओगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अमित जी, मेरे पिताजी की हालत आपने देखी है। उन्होंने जितना हो सका उतना किया। क्या शादी का असली मतलब सिर्फ दहेज है? तभी अमित ने गौरी की बात का जवाब नहीं दिया। शादी के बाद दिन बीतने लगे। हर दिन नए नए ताने सुनने को मिलते। सुबह जब गौरी चाय लेकर आती तो सास कहती, चाय तो लाई हो पर दहेज में तो कुछ लाई नहीं, तुम्हारी चाय का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा। तभी गौरी की ननद कहती कि भैया की किस्मत ही खराब थी जो दहेज विहीन बहू मिल गई, वरना पड़ोस की वीना तो गहनों से लदी आई थी। और गौरी भीतर ही भीतर टूटती जाती। कभी अकेले में माँ की याद में रोती और सोचती, काश पिताजी सक्षम होते तो शायद मुझे ये अपमान न सहना पड़ता। अमित का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। वो अक्सर दोस्तों के सामने भी कह देता, यार, शादी में तो हाथ खाली रह गया, वरना आज मैं नई कार चला रहा होता। गौरी को अमित की बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि पति उसका साथ दे, उसे समझे। लेकिन अमित भी उसी सोच में डूबा हुआ था
जिसे समाज ने उसके रगों में भर दिया था। अमित के दोस्त के जाने के बाद इन परिस्थितियों ने गौरी को तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत किया। और रोज रात को जब सब सो जाते तब गौरी चुपके से अपनी किताबें निकालती, पुराने नोट्स पढ़ती, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती। उसका विश्वास था कि अगर वो आत्मनिर्भर बन जाएगी तो किसी को ये कहने का हक नहीं होगा कि वो बोझ है। और सुबह होने के बाद गौरी ने अमित से कहा, मैं अध्यापक बनने की तैयारी करना चाहती हूँ। अगर आप सहयोग करेंगे तो जल्द ही नौकरी पा सकती हूँ। तुमसे क्या होगा? औरत का काम बस रसोई तक है, नौकरी वोकरी तुम्हारे बस की नहीं। अमित की बात सुनकर गौरी का दिल दुखा, पर उसने हार नहीं मानी। तभी वो अपने जेवर बेचने ले गई जेवर की दुकान पर, क्योंकि गौरी को परीक्षा का फॉर्म भरना था। जब गौरी के ससुराल वालों को पता चला तो सबने खूब ताने मारे, पर गौरी डटी रही। और दिन में घर का काम और रात में पढ़ाई। कई बार थककर आंखों से नींद आने लगती, पर वो खुद से कहती, अगर मैं हार गई तो न जाने कितनी लड़कियां ये मान लेंगी कि औरत दहेज के बिना अधूरी है। मुझे उन्हें दिखाना होगा कि असली पहचान मेहनत से बनती है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद परिणाम आया। गौरी का चयन एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के रूप में हो गया। ये सुनकर मायके में खुशी की लहर दौड़ गई। बिटिया, तूने तो हमारे जीवन का बोझ हल्का कर दिया। पर ससुराल में अलग ही माहौल था। चलो अच्छा है, अब अपनी तनख्वाह से कुछ तो दहेज की भरपाई कर पाएगी। गौरी मुस्कुराई, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। धीरे धीरे गौरी के पति अमित का नजरिया भी बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि गौरी का होना उसके लिए किसी कार या गहनों से कहीं बड़ा सौभाग्य है। एक दिन अमित ने उससे कहा, गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम दहेज नहीं लाई, पर आज तुम पूरे परिवार के लिए गर्व बन गई हो। अमित जी, औरत की असली पहचान दहेज से नहीं, उसकी मेहनत और कर्म से होती है। अगर आपने ये समझ लिया तो मेरा संघर्ष सफल हो गया। गौरी की मेहनत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि समाज की सोच भी बदलनी शुरू हुई। गांव में लोग कहते, देखो गौरी, बिना दहेज आई थी, लेकिन आज अपने दम पर परिवार को संभाल रही है। इसलिए कहते हैं, औरत की असली ताकत उसके कर्म, शिक्षा और आत्मनिर्भरता में है। दहेज प्रथा औरत को बोझ बनाती है, जबकि शिक्षा और साहस उसे समाज की शक्ति बनाते हैं।